नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मेरे साथ देश की बात के अंदर। मैं रविंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूँ अभय प्रताप जी का, जो कि राष्ट्रीय हिंदू स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और संदीप कौशिक जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ब्राह्मण समाज के। उनका भी स्वागत, आप सभी का स्वागत। डॉक्टर केशव पंडित जी का आपका भी स्वागत। आज हम चर्चा करेंगे लॉरेंस बिश्नोई के बारे में, क्योंकि ये नाम एक आज पूरे भारतवर्ष में गूंज रहा है। इसके कारण क्या हैं, क्यों हैं, इसको मैं बातचीत करेंगे। और अभी एक पार्टी ने अपनी तरफ से एक वक्तव्य दिया है कि वो लॉरेंस बिश्नोई को अपने पार्टी से चुनाव लड़वाएंगे। तो मैं पूछना चाहूँगा अभय प्रताप जी से कि अभय प्रताप जी, अगर चुनाव लॉरेंस लड़ता है तो क्या क्या मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं? क्योंकि संविधान में तो किसी भी व्यक्ति को चुनाव से लड़ने के लिए कोई रोक का प्रोविजन नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है कि किसी को हम चुनाव लड़ने से रोक सकें। तो अगर लॉरेंस बिश्नोई चुनाव लड़ता है किसी भी पार्टी से, तो वो उसके क्या प्रभाव पड़ेंगे भारतीय राजनीति के अंदर? अभय प्रताप जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जो देश की बात सुनी, मेरी बात देश की बात आप अपना माइक ठीक कर लीजिए, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है, आपकी अपना माइक ठीक कर। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है, धन्यवाद 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 जी। आज आपके मौके पे आने का तो मैं इसका इधर धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ आपके और आपके समस्त टीम की। जी जी जी। मेरी बात देश की बात के साथ आपने मुझे जोड़ा है। अपने आज के समय में जो अहम मुद्दा है लॉरेंस बिश्नोई, हर जगह पे हम लोग टीवी डिबेटों पे, बड़े बड़े न्यूज चैनलों पे, पत्रिकाओं के माध्यम से बहुत सारी प्राप्त होती है। जैसे कि आपने अभी अवगत कराया कि चुनाव मैदान में आने की लोग पार्टियां उनको ऑफर कर रही हैं, तो ठीक है। ऐसे नहीं, हम लोग विगत समय से देखते चले आ रहे हैं कि जो पॉपुलर हुआ है वो किसी भी क्षेत्र में रहा हो, पार्टियां ऑफर करती हैं। और ठीक है, तो एक युवा व्यक्ति है, अगर आना चाहता है तो निश्चित रूप से वो आ सकते हैं और आके इस देश में, इस समाज में कुछ अच्छा करने का प्रयास कर सकते हैं। बहुत सारे रोप प्रत्यारोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं, परंतु हम दोषी किसी भी व्यक्ति को तब तक नहीं मानते हैं जब तक कि दोष सिद्ध ना हो जाए। और बहुत विशेष समस्याएं तो नहीं, बाकी जो हमारा लॉ है उसके अकॉर्डिंग जो भी फॉर्मेलिटीज है, अगर वो पूरे फॉर्मेलिटीज को पूरा कर पाते हैं तो बिल्कुल चुनाव मैदान में आ सकते हैं। कोई समस्या की बहुत बड़ी बात नहीं है जी। संदीप जी, अगर लॉरेंस बॉम्बे के अंदर में सलमान खान के इलाके से चुनाव लड़ता है तो उसके मायने क्या होंगे? क्या कुछ बदलने की संभावना है संदीप जी? देखिए, हर बात के कई दो पहलू होते हैं। एक सार्थक पहलू होता है, एक निरर्थक पहलू भी होता है। तो हर विषय जो है, राजनीति जो है कई पहलुओं पे जुड़ी रहती है। और आज लॉरेंस बिश्नोई जी को अगर किसी राजनीतिक दल ऑफर कर रहा है कि आप यहाँ से आके चुनाव लड़े, तो ये कोई मतलब गलत बात नहीं है। हर राजनीतिक दल अपने प्रत्याशी ढूंढता है और हर प्रत्याशी जो है वह अपनी बात रखेगा। जब वह अपने चुनाव क्षेत्र में जाएगा, वह अपनी बात रखेगा कि वह किन विषयों के ऊपर उसका जीवन जो है संघर्षशील रहा, वह किस विषयों के ऊपर लड़ा है, वह उसने जो अपनी जो लड़ाई है किस विषयों पर की है। और जब वह अपने राजनीतिक दल के प्रतिनिधि के रूप में जब वह वहां पर अपनी विधानसभा में एज ए प्रत्याशी के तौर पर जब अपनी बात रखेगा, तो वहां की जनता उसको किस तरीके से लेगी, ये वह समय बताएगा। रही बात सलमान खान की, आज सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर्स के माध्यम से लगातार हम लोग सलमान खान वर्सेस लॉरेंस बिश्नोई चल रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और रखना चाहूंगा जो हमारी सनातनी व्यवस्था से भी जुड़ी हुई है कि बिश्नोई समाज जो है एक सामान्य समाज है हमारा हिंदू जो हमारा जो धर्म है उसमें हमारा जो है एक विशेष अंग है
हमारे भाई हैं पूरा का पूरा बिश्नोई समाज, अगर वह जिस प्रकार से हिरण वाला मामला जो है चला और उन्होंने जिस प्रकार से हिरण मारा, और उसको खेलने की बिश्नोई समाज को ये आपत्ति होनी चाहिए, पूरा हिंदू जो हमारे आपको आपत्ति है कि अगर हम उसको पूजनीय मानते हैं, जैसे हम अपने सनातन धर्म में गाय को पूजनीय मानते हैं, हम बहुत से ऐसे जीव जंतु हम उनको पूजनीय मानते हैं, और बिश्नोई समाज जो है उसकी पूजा करता है और वो उसको एक अपनी सनातनी व्यवस्था से जोड़ता है। आप ये देखिए 30 साल से ज्यादा समय हो गया जिसको न्याय के लिए भटकते हुए। पिछली सरकारों में जिस प्रकार से दबाया गया, जिस तरीके से उस केस को चलाया गया, आज एक आग व्यवस्था लेकर जो है लॉरेंस बिश्नोई ने उसको जो है आगे बढ़ाया है, और हमें नहीं लगता कि वह कोई गलत कर रहे हैं। राजनीतिक दलों में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपराधिक प्रवृत्ति के रहे हैं, जबकि इनके ऊपर तो अभी तक अपराध सिद्ध भी नहीं हुआ, अभी विचाराधीन है, और लोग जो है उनके नाम से कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा, एक व्यक्ति जेल में बंद है उसके नाम से ये सोशल मीडिया में चला जाता है, फलाने को धमकी दी, उसको धमकी दी, इसको धमकी दी। ये लोग जो है वो खुद हाईलाइट होना चाह रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि ये जो इस तरह की जो व्यवस्था है, उनका एक संवैधानिक अधिकार है लॉरेंस बिश्नोई का। वह किसी भी राजनीतिक दल अगर उनको ऑफर करता है और वो अगर वह चाहते हैं चुनाव लड़े, तो उन्हें निश्चित तौर पर चुनाव लड़ना चाहिए। और एज ए सनातनी, मैं एक पार्टी का प्रतिनिधि भी हूं, लेकिन मैं उससे अलग होकर अगर मैं बात करूं, लॉरेंस बिश्नोई को बिल्कुल चुनाव लड़ना चाहिए। और जिस प्रकार से वहां के लोग, वहां का एक वर्ग जो है घबराया हुआ है, वह घबराहट जो है होनी भी चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने भी सनातन धर्म के ऊपर अलग अलग व्यवस्थाओं से कटाक्ष किया है। आज सनातनी लॉरेंस बिश्नोई के कंधे पर लगा लीजिए, या आप उनकी पीठ लगा के, हम उसकी पीठ को थामने का काम जरूर करेंगे अगर वह चुनाव लड़ते, और हम पूर्ण रूप से उस पंडित जी फाउंडेशन समर्थन करती है, उनको चुनाव जरूर लड़ना चाहिए। जी, धन्यवाद आपका। डॉक्टर केशव, आप मैं आपसे दो ही चीज पूछूंगा कि लॉरेंस बिश्नोई हिंदू हृदय सम्राट या अंडरवर्ल्ड डॉन, आप क्या समझते हैं? लॉरेंस बिश्नोई एग्जैक्टली है क्या? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो हमारे साथ में अनिल जुड़े हैं इनको भी मैं कहूँगा कि अपना माइक और कैमरा ऑन करें, ताकि यहाँ पर जो लोग जुड़े हैं दर्शक, वो जो है पूरी स्क्रीन देख सकें। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हिंदू हृदय सम्राट, और आपने इसकी बात की, लेकिन इसके पहले जब आते हैं, हम बातचीत करते हैं कि इनको किसने टिकट दिया। वो हमारे उत्तर प्रदेश का एक शेर, जिसने राज ठाकरे जैसे, मैं कहता हूं बिल्कुल अनपढ़ जाहिल गमार है वो बंदा, जो इस देश में हिंदुओं को काट रहा है, जो कहता है कि उत्तर भारतीयों से नफरत करता हूं इस आधार पर क्योंकि उनको हिंदी आती है। तो जिसको हिंदी आती है इस आधार पर नफरत करता है, ऐसे जाहिल व्यक्ति के सिर के ऊपर चढ़ करके महाराष्ट्र के अंदर पार्टी बनाता है, उत्तर भारतीय सेना नाम रखता है, इसके लिए तो बहुत बहुत बधाई। और वो व्यक्ति कहता है कि सलमान खान के इलाके से लॉरेंस बिश्नोई को टिकट दिलवाऊंगा। मैं पूछना चाहता हूं कि शुक्ला जी, क्या करना चाहते हो आप? सलमान खान के इलाके से ही विधायक बना दोगे? और वो भी इनको लड़ना तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि जैसे ही खड़े होंगे वो बाकी के सारे तो गायब हो जाएंगे, तो सीधे शपथ लेने जाएंगे। क्या करना चाहते हैं आप? लेकिन हाँ, एक बात तो कहूंगा कि अगर खालिस्तानी अमरजीत पाल अगर जेल से रहकर के चुनाव जीत सकता है, जिसके ऊपर इतने बड़े एलिगेशन थे, कम से कम बिश्नोई के ऊपर वो तो एलिगेशन नहीं है कि आतंकवादी है, राष्ट्रभक्त नहीं है, ये एलिगेशन नहीं है। और ये दावे से कहता हूं कि ये काम ब्राह्मणों का है। पहली बार किसी व्यक्ति को सबक सिखाया कि कटेंगे तो बटेंगे। ये कभी राज ठाकरे पर लागू क्यों नहीं होता? हम किस आधार पर बटे हैं? हमेशा से कहता आया हूं कि हम कभी जातियों में बटे ही नहीं थे, ये लोगों ने हमें बरगलाया। पसमानदा मुसलमानों पर कभी बात नहीं होती है, हम कभी जातियों में बटे ही नहीं थे। सिखों की बात होती है, लेकिन कभी रविदसिया और रामदसिया अलग हो गए, दो दो धर्म बन गए। आजादी के बाद में आपको पता है 2 नए धर्म बने पंजाब के अंदर, रविदसिया और रामदसिया। किस लिए? तंग आकर के पगड़ी धारण करते हैं। लेकिन गुरु गोविंद सिंह के बच्चे अलग हो गए, उन पर तो कभी कोई बातचीत नहीं होती है। अगर हम बात करें जो है बौद्ध धर्म की, तो बौद्ध धर्म में 47 कास्ट हैं, 47 जातियां। सबसे ऊपर डॉक्टर अंबेडकर साहब की वो जाति, जिसको पांडवों की जाति से जोड़ा जाता है, और ये कहा जाता है कि ये पांडवों के, भीम के जो है पुत्र घटोत्कच थे, उसी धारा से निकले हुए ये महार जाति, जिसमें वीर शिवाजी जैसा हमारा जो है हिंदवी स्वराज की स्थापना करने के लिए
आगे बढ़ता है उस शेर की जाति से जो व्यक्ति पैदा हो, डरने वाले नहीं थे अम्बेडकर साहब, मानता हूं, स्वीकार करता हूं इस बात को, लेकिन इसको कतई स्वीकार नहीं करूंगा कि एक अलग धर्म में जाकर के आप अपने आप का वर्चस्व ही बड़ा कर लें। महाराष्ट्र आप बनाने की बात करें, इस देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात करें, इतिहास खोल करके देखा जाएगा, लेकिन बिश्नोई की बात जब आप करते हैं, बिश्नोई जैसा एक बालक इनसे झेला नहीं जा रहा। समाज का एक बालक थोड़ा सा क्या बिगड़ा, बोलते हैं कि वो शांति दूत है, थोड़ा सा मेरा भी शांति दूत आप साइन कर लो, ये तो कुछ गलत कर ही नहीं रहा। जितने 84 केस लगे हैं, अगर उनकी जांच सही से हो जाए, वो सारे के सारे आतंकवादी केस में फंस जाएंगे ऑटोमेटिक, उनकी कोई जांच नहीं होती। और रही बात अब पप्पू की, तो एक बड़ा छोटा सा गुंडा है, वैसे नुक्कड़ वाला गुंडा जी नहीं होता है, नुक्कड़ नाटक करते हैं, नुक्कड़ वाला गुंडा है, इसको कोई देश में नहीं जानता। इसको धमकी किसने दी? दिल्ली के एक छोटे से व्यक्ति ने। सलमान खान से 5 करोड़ किसने मांगे लॉरेंस के नाम पर? मुस्लिम जाति का ही व्यक्ति है, और वो सब्जी का धंधा करता है झारखंड से, और वो इनसे जो है पैसे मांगता है। आप सोचिए, लॉरेंस के नाम से। और जिसने बाबा सिद्दीकी की भी हत्या की, मैं आपको एक चीज बता दूं, बाबा सिद्दीकी की जो हत्या की गई, उस हत्या में इसका नाम आया आसिफ अली गैंग का, उसमें जो पकड़ा गया वो भी मुसलमान था यहाँ पर। और जबकि उनका बेटा भी खुदा करके कहता है कि लॉरेंस का काम नहीं है, ये तो हमारे अपनों ने मारा है। तो अब लॉरेंस पर नाम कहाँ रह गया है, किस चीज से? क्या कहना चाहते हो भाई? एक हिरण के लिए अगर एक बच्चा इतना बिगड़ सकता है, सोचिए गाय के लिए अगर किसी दिन गाय वाला आ गया ना, चाय वाले के बाद में, भाई मैं ये कह रहा हूँ। जी धन्यवाद। डॉक्टर अनिल, आप सुन पा रहे हैं क्या मेरे को? डॉक्टर अनिल तो शायद नहीं सुन पा रहे। अभय प्रताप जी, अगर लॉरेंस बिश्नोई इलेक्शन में खड़ा होता है, अगर लॉरेंस बिश्नोई को टिकट मिलता है और वो इलेक्शन में आते हैं, तो उनके चुनाव प्रचार के लिए कौन खड़ा होगा? क्या भाजपा आने वाले वक्त में, जो कभी नहीं अगले कभी आने वाले टाइम पर, क्या उनको अपने पार्टी से टिकट देगी? और कौन अगर अभी खड़े होते हैं तो उनका चुनाव प्रचार के लिए कौन कौन आएगा, आगे आ सकता है? अभय प्रताप जी। बिल्कुल, बहुत सही प्रश्न भाई साहब आपका। मैं तो ये कहता हूँ कि जो धर्म के लिए लड़ने के लिए तैयार है, उसके लिए समस्त सनातनियों को खुल के आना चाहिए, और मैं समर्थन करता हूँ। अगर लॉरेंस बिश्नोई चुनाव मैदान में उतारते हैं, तो राष्ट्रीय हिंदू स्वयं सेवक संघ के एक एक कार्यकर्ता भारत में जहां भी हैं, वो सभी समर्थन करेंगे। अब मैं समस्त सनातनियों से ये आह्वान भी करता हूँ कि अगर हमारा कोई शेर भाई अगर ऐसे धर्म के लिए लड़ने के लिए मैदान में आता है, काला हिरण उनके लिए देव समान है, और जब किसी के देवताओं पे, किसी के धर्म पे आघात होता है और उसके लिए अगर वो लड़ता है, तो कोई बुराई नहीं है। और लोग कैसी बातें करते हैं, उनको बहुत सारी चीजें मैं सुनता हूँ, लोग आके टीवी डिबेट में और अपने लेखों में लिखते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। क्या कर दिया है लॉरेंस बिश्नोई ने? एक भी दोस्त लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ सिद्ध नहीं हुए हैं अभी तक। लोग यहाँ पे और कहते हैं कि अपना आइडियल, अरे जब लोग बाबर को अपना आइडियल मान सकते हैं, अकबर को अपना आइडियल मान सकते हैं, और लोग यहाँ तक कि ऐसे ऐसे जिहादियों को आइडियल मान सकते हैं कि जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटी में नारे लगते हैं। ऐसे ऐसे लोगों को मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, ऐसे जिहादियों का, तो उनके खिलाफ के कितने अफजल मारोगे उतने अफजल पैदा होंगे। जब ऐसे लोगों का समर्थन कर सकते हैं लोग यहाँ पे भारत के अंदर रह के, तो लॉरेंस जैसे लोगों को समर्थन करने में बुराई क्या है? मैं आपके मंच के इस माध्यम से स्पष्ट कहना चाहता हूं कि समस्त सनातनियों को लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोगों को करना चाहिए समर्थन, और तभी जाके ये धर्म का प्रचार हर एक चीज धर्म के लिए करना चाहिए। कोई भी भाई अगर अपने धर्म के लिए लड़ रहा है तो बिल्कुल निश्चित समर्थन करना चाहिए, और राष्ट्रीय हिंदू स्वयं सेवक संघ निश्चित खुला समर्थन करता है। और साथ में जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए संगठन है, उनसे भी मैं आह्वान करूंगा कि आए और ऐसे भाइयों का समर्थन करें जो अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए लड़ने के लिए तैयार है। धन्यवाद। डॉक्टर संदीप कौशिक जी, एक युवा, एक नई उम्र का लड़का कॉलेज में एक लड़ाई झगड़े के अंदर में वो जेल जाता है, और शायद उसके बाद देश की तिहाड़ जेल, फिर पंजाब की जेल, और अभी वो गुजरात की जेल के अंदर में बंद है, और उसके ऊपर में लगातार बहुत सारी मशहूर हस्तियों के हत्या के इल्ज़ाम लगे हुए हैं। ये इल्ज़ाम सही है या गलत, या सही हो सकते हैं या गलत हो सकते हैं? इस विषय में आप क्या कहेंगे? क्योंकि अभी तक कोई भी अपराध सिद्ध नहीं हुआ है।
देखिए, हमारी न्यायिक व्यवस्था जो है न्यायिक तरीके से चलेगी। वो उसका एक पूरा एक प्रोटोकॉल है, पूरा जुडिशरी सिस्टम है जो उसको सारी व्यवस्थाओं को देखता है। और किसी पर इल्जाम लगाना आसान है, इल्जाम किसी पे भी लग सकता है। देश के प्रधानमंत्री को भी आज जो है कांग्रेस वाले जो है उंगली कर रहे हैं, उन पे भी इल्जाम लगाते हैं कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसा हो गया, जबकि आज तक कोई भी एक भी किसी भी प्रकार का वह कार्य सिद्ध नहीं कर पाए। सेम अगर हम बात करें, हमारी जो देश का जो संविधान जो है एक जुडिशरी सिस्टम से बंधा हुआ है। जब किसी के ऊपर आरोप या प्रत्यारोप लगते हैं तो वह जो जुडिशरी सिस्टम है वो पूरे एक सिस्टम के साथ जो है उसकी व्यवस्थाओं को जांचता है, परखता है और उसके बाद जो है अपनी न्यायिक व्यवस्था से जो है निर्णय सुनाता है। अभी उनके ऊपर इल्जाम लगे हैं, वह उन सभी इल्जामों को जो है, जो उनके ऊपर इल्जाम लगे हैं, वह बड़ी शालीनता से, बड़ी व्यवस्था के साथ, अगर आपने अभी वहां के सुप्रीडेंट का भी एक वीडियो आया, आपने अगर वो देखा होगा, मैंने भी सोशल मीडिया के माध्यम से देखा, तो उन्होंने बताया कि बड़ा ही शांत स्वभाव के हैं लॉरेंस बिश्नोई, और किसी भी प्रकार का जो भी वहां का जो लॉ एंड ऑर्डर है वह कभी भी उस प्रोटोकॉल से बाहर नहीं गए। वह जो जेल का भी जो प्रोटोकॉल है वो उसको मान रहे हैं। बाहर के लोग, गैर राजनीतिक लोग या दूसरे लोग उन पे एक इल्जाम लगा रहे हैं उस व्यक्ति पे जो काफी लंबे समय से जेल में बंद है, और वो उसके ऊपर फिरौती के या और अलग अलग इल्जाम लगा रहे हैं। वही बात है कि हमारा जो सिस्टम है एक सिस्टम प्रोटोकॉल से चलेगा। आप एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो है इल्जाम लगाकर और अपना निर्णय सुना रहे हो सोशल मीडिया के माध्यम से और उन चीजों के माध्यम से, न्यायिक व्यवस्था के हिसाब से चलेगी। अगर कल को लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर लगाए गए केस जो है झूठे साबित होते हैं, तो फिर ये लोग जो आज इल्जाम लगा रहे हैं वो लोग कहाँ जाएंगे? क्या वह सार्वजनिक रूप से माफी मांगेंगे, या वह जो जीवन जो उसने आज जो है पिछले लंबे अरसे लॉरेंस ने जो जेल में बिताया है, क्या वो उसका समय तो नहीं लौटा पाएंगे ना? आज हम तो स्वागत करते हैं, बल्कि उस राजनीतिक दल के उस निर्णय का शुक्ला जी का आभार व्यक्त करते हैं, अगर वह अपनी पार्टी से उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई को ऑफर किया है। और हमारे तो शास्त्रों में भी वह बात विगत है कि धर्मो रक्षति रक्षता। अभी जिस प्रकार से अब हमारे भाई अभय जी ने बात की, मैं उनका पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं, और मैं भी उनके समर्थन में यही अपील करूंगा कि अगर लॉरेंस बिश्नोई विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो देश के हर सनातनी जो है उनका प्रचारक बनना चाहिए और उनको जाकर अपनी जिम्मेवारी निभानी चाहिए। और पंडित जी फाउंडेशन स्वावलंबी संस्था बिल्कुल जो है हमारे जो जितने भी लाखों जो हमारे जो है कार्यकर्ता है, वह सोशल मीडिया के माध्यम से भी, और वहां चाहे जाना भी पड़ेगा, हम वहां पर जाकर जो है एक प्रचारक के रूप में हम अपनी जिम्मेवारी निभाएंगे, क्योंकि हमने पहले भी निभाई है, पूरा देश जानता है। हमने बहुत से ऐसी व्यवस्थाएं हैं पंडित जी फाउंडेशन ने, चाहे वो कुछ इन्हीं, मैं तो शांति दूत शब्द मैं जरूर इस्तेमाल करना चाहूंगा, कुछ शांति दूत ऐसे हैं जो आज तो हमारा एक भाई थोड़ा सा बिगड़ा है, हम उसको बिगड़ा भी नहीं बोल सकते, आज वो सनातनी व्यवस्था की लड़ाई लड़ रहा है और हमारा कर्तव्य है साथ देना। ऐसी बहुत सी व्यवस्थाएं ऐसी थी जिसमें हमारे हिंदू समाज की बहन बेटी इन लोगों ने जो है अपहरण किया और उनको शादी का लालच देकर वो किया। ऐसी बहुत सी ऐसी व्यवस्थाएं हैं, ये सार्वजनिक मंच है, बहन बेटी सबके आदर के समान है। हमने वो लड़ाइयां भी लड़ी है, उन बहन बेटियों को हमने उनके चंगुल से छुड़ाया है और आज वह अपना घर बसाए हुए हैं। ऐसी बहुत सी है, ऐसे बहुत से ऐसी संघर्ष है जो हम करे हैं। 2 से 3 मदरसे जो है अवैध रूप से चल रहे थे, फाउंडेशन ने बंद कराए हैं, और हम अपने निर्णय पे आज भी जो है पूर्ण रूप से हैं। और अभय भाई की जो हमारे भाई हैं व्यवस्था के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, हम उनकी बात का पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से अपील भी करते हैं कि यदि लॉरेंस बिश्नोई चुनाव लड़ता है तो हम सब सनातनियों को राजनीतिक भेदभाव से आगे हटकर, धार्मिक भेदभाव से आगे हटकर सनातन की इस लड़ाई के हम अपने भाई के कंधे को मजबूत करेंगे, हम उनको विजय श्री दिला कर लेकर आएंगे। धन्यवाद। डॉक्टर केशव जी, अभी लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर बंद है और ये कानून के तहत ही बंद है कि कानून में कुछ ऐसा प्रावधान है कि अगर कोई अपराधी अपराध करता है तो जब तक उसका निर्णय, उसका फैसला नहीं आ जाता तब तक वो व्यक्ति जेल की सलाखों के पीछे रहेगा। एक चीज। दूसरी चीज, अगर ये व्यक्ति निरपराध सिद्ध होता है तो उसका जो इतना पीरियड है
उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, किसको उसके लिए दंडित किया जाएगा। दूसरा मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो व्यक्ति है जो जेल के अंदर आज बंद है, क्या ये वास्तव में दोषी है, या जो पहले एक जीत करके आया था एक खालिस्तानी, वो तो दोषी था, सब कुछ था, उसको किस तरह से कर दिया इन्होंने, उसको क्यों जेल से बाहर निकाला? इलेक्शन लड़ने का मतलब है, इलेक्शन जीतने का मतलब है कि पाक साफ होने का सर्टिफिकेट। क्या कहेंगे आप इस बारे में? सबसे पहले तो एक अपनी कविता में सुनाता हूं, जिस कविता को लेकर के बड़ी खलबली मची हुई पूरे देश में। लोगों में एक ये चीज है कि पंडित जी आप 2700-2800 गीत लिख चुके हैं, 2-3 आपकी पुस्तकें निकल चुकी हैं, इसके बाद में ऐसा गीत लिखने की जरूरत क्या पड़ गई आखिर? गीत क्या है जो लोग पूरा देश कहना चाहता है, पूरी दुनिया, देश ही नहीं पूरी दुनिया जो कहना चाहती है, वो कहने का प्रयास किया है, और मुझे लगता है बड़ा अच्छा आपको लगेगा। मैं गर्व से कहता हूं कि मैं तुमसे नफरत करता हूं। मैं मुसलमान से नफरत नहीं करता हूं, हाँ मैं अब्दुल कलाम को प्रणाम भी करता हूं, लेकिन उन मुसलमानों से नफरत जरूर करता हूं। किससे? कलमा पढ़ने वाला अगर हर मुसलमान आपका भाई है, आतंकी को भी अगर अपने भाई का दर्जा देते हो, बुरहान बानी अफजल गुरु की कब्र पर रोते हो, तो गर्व से कहता हूं मैं तुमसे नफरत करता हूं। पाकिस्तान को दिल में बसाए घूमते हो, पाकिस्तान के झंडे रैलियों में लहराते हो, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हो, संविधान से पहले अगर कुरान मानते हो, छोटी छोटी बातों पर सरतन से जुदा, क्या यही सिखाता है तुम्हारा खुदा? गर्व से कहता हूं मैं तुमसे नफरत करता हूं। संविधान से पहले अगर कुरान मानते हो, देश से पहले इस्लाम मानते हो, नाम छुपाकर लब जिहाद करते हो, तलवार की नोक पर धर्म परिवर्तन कराते हो, मजबूर कर देते हो अकेले परिवार को अपने मोहल्ले में रहना, तो गर्व से कहता हूं मैं तुमसे नफरत करता हूं, करता रहूंगा। गुरु गोविंद सिंह के बच्चों के हत्यारे औरंगजेब को अपना आलमगीर बताते हो। नफरत हम नहीं, नफरत तुम बढ़ाते हो। दिमाग में सरिया कानून, गजवाए हिंद का आतंकी ख्वाब रखते हो। गर्व से कहता हूं मैं तुमसे नफरत करता हूं। जवानों पर पत्थर चलाते हो, जिहादी नारे लगाते हो, देश को बांटने की बात करते हो, और मिलाकर थूक खाना खिलाते हो, तो मैं गर्व से कहता हूं कि मैं तुमसे नफरत करता हूं, नफरत करता रहूंगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर मुसलमान कलाम है तो केशव पंडित का सबसे पहले प्रणाम है। अगर मुसलमान हमारे इस देश के अंदर उन क्रांतिकारियों की तरह है जिनको लड़ना चाहिए इस देश के लिए, राज भक्त, राम भक्त की जो परिभाषा दी गई है, अगर उस पर वो खरे उतरते हैं तो स्वागत है। लेकिन वही बात कि सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, यही सिखाता है खुदा, तो मानने में क्या दिक्कत है? क्योंकि आप जहां से पढ़ के आते हो ना, वहां ये सिखाया जाता है वो गोल नहीं है, वो चपटी है। तो आपकी तो वो चपटी है, वो नहीं चपटी है, आपका दिमाग भी चपटा है। और भैया बहुत सारी जो है वो धरतियां खोजी है अभी हाल ही में हमारे वैज्ञानिकों ने, उन्होंने बताया 100-200 पृथ्वियां हैं, उनमें से चपटी एक आध मिल जाएगी। खोज लेना चाहिए। गलती से लैंड हो गए 1600, 1400-1500 साल पहले यहाँ, गलती से, धोखे से। इनको पता नहीं कि हम कहाँ लैंड हो गए, वीरान से इलाके में। पूरी दुनिया चढ़ावा चढ़ा नहीं जाती वहां। अरे भाई भाई धरती चपटी है, बिल्कुल इस ब्रह्मांड में मौजूद है। उस धरती को खोजो, वैज्ञानिकों से निवेदन करो हमारी धरती पर वापस पहुंचा दो हमें, जो अल्लाह ने बनाई हो। भाई आप वहां जाओ, एक गोल धरती, आप कहाँ उतर गए? रामकृष्ण की धरती है, और इस गोल धरती पर आप गलती से उतरे हो, और आप इसको चपटी चपटी बोल करके आपने पूरा दिमाग में हमारा हिला किया हुआ है जी। शायद हम ट्रैक से भटक रहे हैं, लेकिन जो आप सवाल आप कर रहे थे जी बिल्कुल। देखिए सबसे अगर इनके जी उसी पर मैं आ जाता हूं, अगर इनके संविधान के अनुसार सारी चीजें सही हैं, और ये कहते हैं, जब गांधी खुद कहते हैं उतर करके श्रद्धानंद स्वामी की जो हत्या हुई है वो उनके कारण हुई है, ऐसे बयान अगर देते, तो मैं ये कहता हूं कि भगवान कृष्ण ने साफ गीता में लिखा है कि धर्म स्थापना के लिए बलिदान और कुर्बान होना पड़ता है। भगत सिंह को अगर देखा जाए कानून की कसौटी पर, तो बिल्कुल जो ये लोग कहते हैं वही है, हमारे लिए वो है, लेकिन उनके लिए वही है जो ये मानते हैं। क्यों? कानून कहां से बना है? कानून की किताबें कहां से चली हैं? तो ऐसे लोगों का स्वागत करना चाहिए। हम लोगों ने अपने लोगों को छोड़ दिया बीच मझधार में, जब वो कटने गए दूसरे लोगों ने गलत बताना शुरू कर दिया, हमने छोड़ दिया, हम नहीं मानते गलत है। अगर आज बेटी और बहन की रक्षा के लिए किसी का सरकलम करना पड़े और कोई करता है, उसके साथ खड़ा होना चाहिए, उसके साथ खड़े होइए। अगर आप खड़े नहीं हो सकते तो आप कृष्ण के भक्त नहीं हो सकते, और निश्चित तौर पर नहीं हो सकते। अभय प्रताप जी, कुछ लोग कहते हैं कि ये जो सब कुछ हो रहा है, ये जो लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर सबको, किसी को मरवाया जा रहा है, किसी की हत्या की जा रही है,
इस सब के अंदर में सरकार की मिली भगत है। लेकिन भारत की जो जेल हैं, जो हमारी जेल है, तिहाड़ जेल भी हमारे, ये सब है, इन जेलों के अंदर क्या नहीं होता। अक्सर आपने देखा होगा समय समय पर शराब की पार्टियां होती दिखती हैं, कभी कुछ होता दिखता है, और कभी मोबाइल मिलते हैं, कभी नशे का सामान मिलता है, और कभी कभी तो अभी लेटेस्ट मालिश के भी वीडियो बाहर आते हैं कि जो जेल के अंदर कैदी बंद हैं उनकी मालिश हो रही है वहाँ पर। तो ये लोग जो कहते हैं कि ये सब सरकार की मिली भगत है, तो क्या ये वास्तव में सच है कि सरकार की इसमें मिली भगत है, या कुछ लोग जो सरकार के अंदर हैं उनकी मिली भगत है? अमर प्रताप जी। अमर प्रताप जी, आप तक मेरी आवाज जा रही है? जी 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 भाई साहब, जी कि हम सरकार को तो पूर्ण रूप से नहीं कह सकते कि सरकार की मिली भगत है, परंतु हाँ कुछ प्रकरण सामने आते हैं, जैसे कि देखा जाता है वहाँ का शासन प्रशासन जो होता है उस स्तर पे अपने उनकी व्यवस्थाएं होती हैं, उन व्यवस्थाओं से बहुत सारे प्रकरण ऐसे आते हैं जो कुछ कथाकथित लोग होते हैं जो ऐसे चीजों में इन्वॉल्व होते हैं। हम इसके लिए पूरे सरकार को या पूरे सिस्टम को दोष नहीं दे सकते हैं कि नहीं अगर ऐसा हो रहा है तो पूरा सिस्टम ही गलत है, परंतु मानते हैं बहुत सारी चीजें होती है जेल के अंदर, नशीले पदार्थ भी जाते हैं, बहुत सारे आपने जितने शब्दों का प्रयोग किए वो सारी चीजें भी होती हैं, परंतु नहीं इसमें पूरी सरकार का मैं दोष नहीं मानता हूँ। कुछ कथाकथित लोग होते हैं जिनके द्वारा ये सारी चीजें होती हैं, और निश्चित ये चली आ रही है बहुत वर्षों से और ये चलती रहेंगी जब तक, इसलिए कि कोई विशेष एक वर्ग के द्वारा ये चीजें होती नहीं है। पहले से जो सिस्टम चला आ रहा है, आपको पता है कि 70 साल ये सिस्टम कैसे चले हैं, अब हमको तो 17 साल तो लगेंगे ना बदलने में, तुरंत तो बदल नहीं जाएगा, तो थोड़ा सा समय चाहिए, ये सिस्टम नहीं बदलेगा, बहुत शीघ्र बदलेगा, परंतु जो सिस्टम में अभी लोग बैठे हुए हैं उनके द्वारा बदलना इतना आसान नहीं है। 70 सालों का जख्म है, धीरे धीरे हम लोग सफा करेंगे उन चीजों को, हम सभी भाई मिलके, तो बस हो गया वही उसी परंपरा पर लोग बैठे हुए हैं, उन्हीं पदों पे पदासीन है, तो उस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। धीरे धीरे बहुत सारे बदलाव अभी कुछ समय में 10 सालों में, आगामी समय में भी बहुत सारी चीजें देखी जाएंगी और निश्चित बदला जाएगा इन चीजों। जी। संदीप कौशिक जी, जैसे कि पहले ये जो मारा गया था अंसारी, जिसको गोली मारी थी, वो उत्तर प्रदेश का अपराधी था और वो जाकर के बंद हुआ था पंजाब की जेल के अंदर में। वो क्या था? अगर ये इसके अंदर कह रहे हैं लोग कि ये सरकार की मिली भगत है, तो वो क्या था? और वहां से पंजाब सरकार उसको छोड़ नहीं रही थी। एक सवाल। दूसरा सवाल, जो लोग ये कहते हैं कि 700 और 1000 शूटर्स हैं लॉरेंस बिश्नोई के पास में, और उसके बाहर बैठे हुए साथी उसके इशारे पर ये सारा काम करवाते हैं किसी की भी हत्या, तो ये अचंभे का विषय है। और जेल में बैठा हुआ एक युवक, अगर ये सच है तो 700 लोगों को अगर वो गैंग बना लेता है, तो फिर जेल प्रशासन क्या कर रहा है? अगर इस वक्त जेल प्रशासन खराब है, तो जब अंसारी जेल के अंदर था पंजाब के अंदर, तब क्या जेल प्रशासन बहुत अच्छा था? या जो आम आदमी पार्टी के नेता की मालिश की वीडियो आती है, क्या वो जेल प्रशासन अच्छा था? संदीप कौशिक जी। देखिए शर्मा जी, मैं आपकी इस बात को आप ही के तरीके से मैं बताना चाहूंगा, जब आपका प्रश्न है उसी में उत्तर है जी। जब योगी जी ने उत्तर प्रदेश को संभाला, योगी जी का पहला बयान था कि या तो अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ दे या अपराध छोड़ दे। सेम जब हरियाणा में नायब सैनी जी ने कमान संभाली, उनका पहला बयान था या तो अपराधी हरियाणा छोड़ दे या अपराध छोड़ दे। मतलब भारतीय जनता पार्टी की लगभग पूरे देश में जीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी रही है, कहीं पे भी अपराधियों को जो है संरक्षण नहीं दिया गया। लेकिन जिस प्रकार से अभी आप ही के माध्यम से आपने जो बात रखी है कि आम आदमी पार्टी की जब सरकार थी वहां पर अंसारी को रखा गया था, आपको शायद मैं आपके संज्ञान में भी डालना चाहूंगा और टीवी आपके इस चैनल के माध्यम से मैं सबको बताना भी चाहूंगा कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार जब वहां पर थी और पंजाब की जेल में जो अंसारी थे, तब उनको सुप्रीम कोर्ट से स्पेशल आदेश के तहत लेकर जाया गया वहां से। मतलब आम आदमी पार्टी ने अपराधियों का, जिसको हम लोग ये इंडिया गठबंधन भी बोल सकते हैं, उससे पहले कांग्रेस की सरकारें रही,
और जहां जहां कांग्रेस की भी सरकार रही वहां पर भी यही व्यवस्थाएं थी। बकायदा जो है सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेकर फिर उनको शिफ्ट करने के लिए जेल से लेकर आया गया, जबकि आम आदमी पार्टी के जो है नेताओं ने सरकार की तरफ से दलीलें दी गई कि उनको जो है शिफ्ट ना किया जाए। तो जो ये दूसरी जो राजनीतिक दल है, ये इन लोगों ने हमेशा, अब आप उत्तर प्रदेश में देखिए, हम समाजवादी पार्टियों ने हमेशा 60 से 65% आज तक जो है अपराधियों को ही टिकटें बांटी है। अभी पीछे चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जो है 60 से 65% जो कैंडिडेट थे वो थे ही आपराधिक छवि के। तो इन चीजों से आप खुद संज्ञान ले सकते हैं कि देखिए, देश में एक व्यवस्था रही, उस व्यवस्था को बदलने के लिए समय चाहिए होता है। और जिस प्रकार से योगी जी ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया है, योगी जी से पहले जो है शाम को 7 बजे के बाद जो है घरों से निकलते हुए भी लोग डरते थे। आज चाहे रात को 2 बजे बाहर से आया हुआ व्यक्ति भी जाता है, कोई यात्री भी जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, वो भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। सेम यही बात हरियाणा में है। हरियाणा में बहुत सी ऐसी कांग्रेस के समय में ऐसी व्यवस्थाएं थी कि लोग जो है, कुछ एरिया ऐसा भी था जहां पर लोग जाते हुए डरते थे। भारतीय जनता पार्टी ने एक जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत मतलब किस व्यवस्था से काम किया, आज जो है स्थिति बदली हुई है देश में, जो है इस तरह की चीजें जो है बदली हुई है। तो मैं नहीं मानता इन सारी व्यवस्थाओं में कहीं भी सरकार का किसी प्रकार का हस्तक्षेप होता है। न्यायिक व्यवस्था के अनुरूप चलती है। अगर इस तरह की कोई वीडियो आती है तो विपक्ष क्या कर रहा है? जो विपक्षी दल है वो क्यों नहीं इसको संज्ञान में लेकर कार्य करते? अगर हम कहते हैं कि हरियाणा में या कहीं ऐसी जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर वहां का कोई सोशल मीडिया के ऊपर कोई ऐसा वीडियो आता है तो विपक्षी नेता क्या कर रहे हैं? क्या उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है? सिर्फ उन लोगों ने आरोप प्रत्यारोप लगा के लोगों को भ्रमित करना है। तो ऐसी बहुत सी व्यवस्थाएं हैं। मैं आपकी बात से इसलिए इत्तेफाक नहीं रखता। सरकार अपना काम निष्पक्ष तरीके से की है, और एक सामाजिक संस्था होने के नाते भी जो सही है सही को सही ठहराना और गलत को गलत बोलना, यही एक सामाजिक संस्था का दायित्व होता है। और बाकी आप सबके सामने है। डॉक्टर केशव, आजकल ये नाम बहुत जल्द सुर्खियों में आ रहा है, लॉरेंस बिश्नोई का। और चाहे सिद्धू मूसेवाला हो, चाहे बाबा सिद्दीकी की हत्या हो, इन या और जो भी हैं जिनकी भी हत्या के इल्जाम लॉरेंस बिश्नोई पर लगे हैं, अगर हम इन लोगों की पृष्ठभूमि में झांक करके देखें तो उनसे क्या मिलता है हमको, डॉक्टर केशव? जी देखिए, कहते हैं कि शुरुआत में हमेशा अलग उत्तर से करता हूँ। अजीब मजहब है साहब। अगर बंदा धर्म स्वीकार कर ले तो बंदा भंग हो जाता है, बंदा काट देते हैं, और अगर नहीं माने तो सर काट देते हैं। तो अजीब मजहब के अजीब विडम्बनाएं हैं। लेकिन साथ में कहूंगा कि बाबा सिद्दीकी जैसे व्यक्ति पर अगर आतंकवाद के टेरर के जो है आरोप लगते रहे, और उसको आज तक जो है यही मुंबई की पुलिस कभी जो है साबित नहीं कर पाई, और क्या प्रयास नहीं किया गया, किसके कारण नहीं किया गया? एक डॉन पैदा हो जाता है, डॉन के बाद में अंडरवर्ल्ड का अब एक उसका भी बाप पैदा हो जाता है। उनको पता नहीं था कि एक बाप पैदा हो जाएगा। मैं समर्थन नहीं करता हूँ अंडरवर्ल्ड होना चाहिए, लेकिन बिल्कुल देश में अगर राष्ट्र विरोधियों को खत्म करने के लिए केशव जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। शायद केशव जी का संपर्क हमसे टूट गया है। यही सवाल मैं अमर प्रताप जी आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो इतने नाम आ रहे हैं और जिनको भी मारने के लिए बताया लोग कह रहे हैं, इसके अंदर में अगर हम उन लोगों की पृष्ठभूमि देखें जिनके हत्या में इनका नाम आ रहा है, वो जो लोग हैं वो किस टाइप की पृष्ठभूमि से आते हैं? क्या ये देशभक्त रहे, क्या है उनका? अमर प्रताप जी। सर्वप्रथम तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जब तक नाम मेरे ऊपर कुछ भी होता है, मैं किसी का भी नाम ले सकता हूँ, या कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है, उनके लोग पकड़े जा रहे हैं, वो नाम किसी का भी ले रहे हैं, किसी को बदनाम करने के लिए भी नाम लिए जाते हैं,
या अपने आप को हाईलाइट करने के लिए भी नाम लिए जाते हैं, बचाव के लिए नाम लिए जाते हैं, बहुत प्रकार की चीजें होती हैं। परंतु जब तक सिद्ध नहीं हो जाता है कि दोषी कौन है, इस वजह से हम लॉरेंस बिश्नोई जी को नहीं मानते हैं कि नहीं वो दोषी हैं। दूसरी बात रही कि जिन जिन लोगों के ऊपर ऐसे कार्य किए जाते हैं, नहीं, अगर ऐसे देखिए, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो ये कहीं भी ये मान्य नहीं है कि किसी को स्वयं से सजा दी जाए। के लिए हमारा कानून है, संविधान है, हम संविधान के अपनी सीमाएं हैं, हम सीमाओं में रह के उस कार्य को कर सकते हैं। इन चीजों का मैं समर्थन कभी नहीं करता हूँ, ना मैं ये कहता हूँ कि आप संविधान के बाहर जाके कोई निर्णय लीजिए। संविधान के दायरे में रह के हमें कार्य करना चाहिए, पर अगर कोई आरोप प्रत्यारोप किसी का नाम लेके कार्य किए जा रहे हैं, ये सरासर गलत है। और मैं इस तरह से ना तो लॉरेंस जी को दोषी मानता हूँ और ना मैं ये कतई मानने के लिए तैयार हूँ कि लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में 700 लोग हैं, 1000 लोग हैं, ऐसे कृत्य किए जाते हैं। कतई ये सरासर गलत है, मैं फिर से इसको खारिज करता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई एक गांव से निकला हुआ व्यक्ति, LLB किया हुआ व्यक्ति, इतना सामाजिक व्यक्ति, उनके पिताजी ने देश की सेवा किया है, पुलिस विभाग में वो सिपाही थे। अब लोग जानते ही होंगे लॉरेंस बिश्नोई जी के पिताजी देश की सेवा कर रहे थे वो, और एक देशभक्त का बेटा ऐसा नहीं हो सकता है। और वो एक ऐसे गांव के पृष्ठभूमि से थे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। भिन्न परिस्थितियां उत्पन्न हुई। और एक बात मैं स्पष्ट भाई साहब आपको कहना चाहता हूं, अगर कोई शस्त्र उठाता है तो गलत नहीं है, परंतु किन परिस्थितियों की, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अगर 5 परिस्थितियां जीवन में उत्पन्न हो जाए कि आत्मरक्षा के लिए अगर कोई होता है तो मान्य है, धर्म रक्षा के लिए कोई शस्त्र उठाता है तो मान्य है, देश रक्षा के लिए कोई शस्त्र उठाता है तो मान्य है, स्त्री रक्षा के लिए कोई शस्त्र उठाता है तो मान्य है, और गौ रक्षा के लिए कोई शस्त्र उठाता है तो मान्य है। हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में, हमारे धर्म ग्रंथों में स्पष्ट रूप से ये बताया गया है कि अगर इन परिस्थितियों में व्यक्ति को शस्त्र उठाना पड़े तो कोई बुराई नहीं है। और सबसे बड़ी बात आप जानिए, पहले ये सारा प्रकरण खड़ा कैसे होता है और ये परिस्थितियां उत्पन्न कैसे होती हैं। आपको छोटी सी एक लाइन में एक कहानी सुनाता हूँ। कोई भी दिन परमाणु बम गिरने से खत्म नहीं होता है। कोई भी देश परमाणु बम गिरने से खत्म नहीं होता है। और उसका स्पष्ट उदाहरण जापान में परमाणु बम गिरा, आज भी वो खड़ा है। और राष्ट्र का पतन तब होता है जब वहां का संस्कृति, वहां का धर्म नष्ट हो जाता है। उसका एकदम समुचित उदाहरण अफगानिस्तान है। और एक लाइन में एक बात बताता हूँ, फिर मैं जोड़ूंगा कि मैं इन शब्दों का प्रयोग क्यों कर रहा हूँ। दूसरा, जिसकी संस्कृति जीव वो कांटों के बीच में भी हरा भरा रह सकता है, उसका स्पष्ट उदाहरण इजराइल है। अगर हमें अपनी धर्म रक्षा के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए जिन्हें चुने पूरे देश के अंदर काले हिरण की संख्या कितनी है, हाँ? और जब उनको संस्कृति को विलुप्त किया जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है, जब कोई अपने संस्कृति को बचाने के लिए अगर सामने आता है, आप उसको आतंकवादी कह दीजिए, आप उसको गुंडा कहिए, मवाली कहिए, जो कहना है कहिए, पर नहीं, वो देशभक्त अपनी संस्कृति को बचा रहा है और वो हीरो होना चाहिए लोगों का। मैं स्पष्ट हिसाब के मंच के माध्यम से संदेश देता हूँ, आज के युवाओं को संदेश देता हूँ कि कोई अपने संस्कृति को बचाने के लिए अगर अपने जान की बाजी लगा रहा है, तो अगर ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करते हो, इससे धिक्कार है ऐसी जवानी का। जी सिंह साहब के बीच में थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि शर्मा साहब मुझे समय दें 3 सेकंड का। सिंह साहब ने ऐसी बात कही है एकदम हृदय विदारक। राष्ट्रीय हिंदू स्वयंसेवक संघ की स्थापना भी इसी कारण जो है, और बहुत सारी चीजें। और मैं तो ये आपके चैनल पर ये घोषणा करता हूं कि आज के बाद में मैं सदस्य आज तक किसी भी हिंदू संगठन का नहीं रहा 20 वर्षों में जी, मैं आज से इसका सदस्य हूँ। धन्यवाद। अपने आप को मानता हूँ इस स्वयंसेवक सेना का, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मानस पुत्र होने के नाते घोषणा भी कर रहा हूँ। लेकिन एक चीज मैं आपसे कहूँ, बड़ी डरावनी है, इस देश को आतंकवाद की परिभाषा नहीं आती। एक आता है लफंगा एक्टर नाम है उसका, सब लोग जानते हैं, कहता है कि नाथूराम गोडसे आतंकवादी हैं। भाई कौन सी भांग पीते हो, कौन सा नशा करते हो,
आप आतंकवाद और हत्यारे में अंतर नहीं कर पाते हो। आतंकवाद की परिभाषा ये है कि जिस सामने वाले को मैं मार रहा हूं मुझे उसका कोई अता पता नहीं है, मेरा अपना कारण सुनिश्चित है कि मैं धर्म के लिए किसी को मार रहा हूं। अगर ऐसा कोई हिंदू भी करता है कि हिंदू धर्म को बढ़ाने के लिए मैं किसी को उड़ा रहा हूं, इस पर एक मैं उदाहरण दूंगा छोटा सा, समय चाहूंगा माफी के साथ में। जी 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 जी। वो पाकिस्तानी बेचारे फटने गए, उनको तैयार किया गया, वो ब्रिटेन गए, फटने गए, वो फटफटा नहीं दोनों पाए, एक फट गया, एक बच गया, एक वो हॉस्पिटल में उठा के ले गए, तो 3 दिन बाद उसको होश आया। तो कौशिक साहब और अबे साहब जब 3 दिन बाद होश आया तो उसको 6 घंटे समझाने में लगे कि भाई तू जन्नत में नहीं है, तो हॉस्पिटल में है इतना खूबसूरत। और ये जो नर्स हैं, ये हूरे नहीं है बेटा, जो तुमको घूर रहा है ये हूर नहीं है तेरी ये नर्स है। उसने कहा ना मैं तो नहीं मानता हूं, मैं तो अब्बा को फोन लगाऊंगा। अब अब्बा को फोन लगाया, अब्बा से कहा अब्बा मैं पहुंच गया जन्नत ठीक ठाक, 2 हूरें आ गई हैं और 82 बाकी हैं, क्योंकि 84 है ना, वो 72 हूरें, सॉरी बोले 2 आ गई हैं, 70 बाकी हैं। अब अब्बा भी चक्कर में, नेटवर्क कौन सा काम कर रहा जन्नत से सीधे बोले फोन काट, तू मरवाएगा क्या, एक तो ब्रिटेन में फंसा हुआ है बाद में उसको एहसास हुआ कि मैं फट नहीं पाया, मैं पहुंच नहीं पाया। फिर उसी बात पर लौटता हूं, लॉरेंस से निवेदन करता हूं, हालांकि नहीं पहुंच पाएगी बात, फिर भी कि एक बार गीता ज्ञान, क्योंकि जिनको गीता ज्ञान देना चाहिए वो तो बलात्कार करके बैठे हैं, और जिन्हें गीता ज्ञान देना नहीं चाहिए वो लोग अगर गीता ज्ञान एक बार दे दे, सुदर्शन चक्र उठाने वाला, गाय वालों पर एक बार नजर डाल लो, गाय खाने वालों पर। एक बार हिरण किसी ने खाया, पूरे देश में तहलका मचा दिया भाई साहब। गाय खाने वालों पर एक बार आपके बच्चे नजर डाल लें, बस कल्याण हो जाए। और हिंदू हृदय सम्राट मैं अपनी तरफ से घोषित करता हूं कि आप इसको करिए, क्योंकि आपके अगर धर्म में ठीक है। आज की मैं खबर बता रहा हूं, बड़ी भयावह है, भयानक है। अभी आज की खबर यह है कि कल जो है नसीम सोलंकी जो सपा के प्रत्याशी हैं, अभी उपचुनाव में जारी हुए थे, कल उन्होंने मंदिर में जाके पूजा की। पूजा दिवाली पर क्या करती कि भाई साहब फतवा जारी हो गया, हिंदू लड़की से शादी करोगे, जबकि इस्लाम में नहसाब लिखा है कि काफिर की लड़की शादी करना हराम है, लेकिन फतवा जारी नहीं होगा। फतवा जारी तब भी नहीं होगा जब आप हिंदुओं की सब्सिडी से पैसा खाओगे। हमारे 8 लाख मंदिर इस देश को 10 लाख करोड़ दे रहे हैं 5 साल में, उनके पैसे से आप हज की सब्सिडी करोगे, हराम है, लेकिन उस पर भी आपका फतवा जारी नहीं होगा। फतवा जारी इस बात पर भी नहीं होगा कि आप जो है उनके साथ में किस तरह से रह रहे हो, क्या चीजें कर रहे हो। फतवा कहीं जारी नहीं है, फतवा वहां जारी है अगर एक मुसलमान जय श्री राम बोल देगा, फतवा वहां जारी हो जाएगा। नसीम बेचारा डरा हुआ है, सपा का प्रत्याशी है, समाजवादी पार्टी के एक प्रत्याशी ने मंदिर में जाके आरती क्या कर ली भाई। आज तक तो कितने लोग करते आए, आप उसके खिलाफ तो कभी गए ही नहीं, और आपने कभी हमारा दर्द जाना ही नहीं। आप अगर दर्द जानते तो आप 4 करोड़ से 40 करोड़ हो गए, और हम 8 करोड़ से 1 लाख रह गए पूरे आपके पाकिस्तान में। इसका दर्द कहाँ है, और आप तो अवैध नागरिक हो इस देश के। इस पर अगर बातचीत आ जाए, मैं धन्यवाद करता हूं बर्मा म्यांमार का, जिन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया रोहिंग्याओं को, मरते मर गए और रह गए। योगी जैसा एक बंदा उठता है और कहता है इस देश के नागरिक नहीं है, मारिए भगाइए, इस देश में नहीं रहेंगे। पूरी आर्मी एक तरफ हो जाती है। आज ये आर्मी पर और आर्मी के समय कम है, समय कम है, मैं आपको रोकना चाहूंगा। निवेदन के साथ में 10 सेकंड और ले रहा हूं। जी जी। एक चीज इस देश में जो बड़ी एक बात है कि कुछ लोगों के मन में ये चल रहा है कि करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष को किसने मारा? जी, हमारे बिश्नोई समाज के इस बच्चे ने मारा है। मैं दावे से कहता हूं कि बिश्नोई समाज ने कभी ये स्वीकारा ही नहीं, कभी ये कहा ही नहीं। और जैसा ये पप्पू यादव को निकल के आया, उसको निकल के आया, हमारे लिए भी सुखदेव सिंह गोगामेडी हमारे लिए एक शहीद है और हमारे लिए बहुत पूजनीय है, आदरणीय है, क्योंकि क्षत्रिय सदैव जो है ब्राह्मणों के लिए पूजनीय रहे हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि वो हुआ ही नहीं, कृत्य जो दिखाया जा रहा है वो है नहीं। एक्चुअली जो हम देखते हैं वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। तो जो ये हत्या बताई जा रही है कि ये बिश्नोई समाज ने की, उसका परिणाम बोला गया, बिल्कुल गलत। मैं अंत में एक बात कहना चाहूंगा कि मुझे नहीं पता कि लॉरेंस बिश्नोई हत्याओं के, इन आदमियों की हत्याओं के लिए जिम्मेदार भी है या नहीं, या उसको मोहरा बनाया जा रहा है, और या उसके लिए कोई राजनीतिक खेल खेला जा रहा है। लेकिन वास्तव में अगर ये सब हत्याएं हो रही हैं
फिरौती लॉरेंस के इशारे पर हो रही है। अगर ये सही भी है तो सोचना सभी को है, क्या देश विरोधियों के खिलाफ आवाज उठाना एक अपराध है, कोई गुनाह है, या हमको देश विरोधी ताकतों की आरती उतारनी चाहिए, या सोचने का विषय एक सवाल आपसे भी है शर्मा साहब चलते चलते, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो जिससे डरता हो, यहाँ पप्पू जैसे एक नुक्कड़ नौटंकी वाले की बात नहीं कर रहा हूं, जस्टिन ट्रूडो जिस व्यक्ति से डरता हो, जिससे निज्जर डरता हो, निज्जर किसी से खौफ नहीं खाता हिंदुस्तान के अंदर, यहां तक कि रोके एजेंटों से भी नहीं खौफ खाता है, वह व्यक्ति अगर किसी ऐसे व्यक्ति से अगर खौफ खाता है तो मैं ये कहता हूं कि राष्ट्रभक्त है, उस पर कोई ऐसा एलिगेशन नहीं होना चाहिए। जिसने 84 केस स्वीकार कर लिए हो, वो 2 केस क्यों नहीं स्वीकारेगा और कह देगा कि हमने मारा? वो कहता है कि हमने नहीं मारा, हमारे नाम से मारे गए हैं। जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का शो में आने के लिए बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। जय श्री राम।